गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे लैंडफॉर्म की यानी स्थलाकृतियों की। इससे पहले हमने बात की थी आपकी रॉक सिस्टम की यानी चट्टान तंत्र की। उसी में हमने बात की थी कुछ चट्टान तंत्रों को, जैसे अवसादी चट्टान के अंतर्गत हमने दो प्रकार की आकृतियां बनी थी जो कि आपकी लोएस और हेमोड के द्वारा निर्मित थी। उसमें हमने लोएस आकृति बनती है, जैसे उसमें क्या देखा था, पवन के द्वारा बनती है, और हेमोड बनती है हिमालय के द्वारा बनती है। तो हम इसके अंतर्गत उन स्थलाकृतियों को या उन चट्टानों को अच्छी तरह से देखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ सबसे पहले शुरुआत करने से पहले स्थलाकृतियों की आपको ये बताना चाहूंगा, जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी उसका फर्स्ट लेक्चर था ये जियोमॉर्फोलॉजी। तो उसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी दोस्तों कि स्थलाकृतियां क्या होती हैं और स्थलाकृतियों के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले हमारा स्थलाकृतियों को सबसे पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि इससे क्या है, इसको आपको समझने में काफी आसान रहेगा। तो उसमें हमने चर्चा की थी, देखो दोस्तों स्थलाकृतियां क्या होती हैं। तो हमने इसी प्रकार से यहाँ विभाजित किया है दोस्तों जो फ्लो चार्ट के द्वारा कि स्थलाकृतियां क्या होती हैं। और स्थलाकृतियों की जो मेन प्रक्रिया है, जो मुख्य प्रक्रिया है, उसमें क्या 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 प्रक्रिया है, जैसे कि अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण है। ये तीन प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, क्योंकि उससे पहले जो स्थलाकृतियां आपकी निर्मित होती थी वो अंतर्जात बलों के कारण हमने देखी थी कि अंतर्जात बलों से कौन कौन सी स्थलाकृतियां उत्पन्न होती हैं। उसमें हमने चर्चा की थी आपकी प्राथमिक स्थलाकृतियां, और उसके बाद चर्चा की थी हमने द्वितीयक स्थलाकृतियां। प्राथमिक स्थलाकृतियों में हमने चर्चा की थी आपकी समुद्र और महाद्वीप की, जबकि द्वितीयक स्थलाकृतियों में हमने चर्चा की थी आपकी पर्वत है, पठार है और मैदान है, जो किससे निर्मित हो रही थी, हमारी अंतर्जात बलों के कारण निर्मित हो रही थी। वहीं पे बहिर्जात बलों के कारण जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको हम आज देखेंगे, जिसकी ये तीन प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। उसमें हम क्या देखेंगे दोस्तों कि बहिर्जात, सबसे पहले बहिर्जात स्थलाकृतियां कैसी होती हैं। हमारी तृतीय प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं जिसमें भिन्न भिन्न कारण भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बताऊं कि स्थलाकृतियों को हम परिभाषित कैसे करेंगे। हम कह सकते हैं कि स्थल मंडल के वे खंड जो भिन्न भिन्न उच्चावचीय दशाओं को प्रदर्शित करते हैं स्थलाकृतियां कहती हैं, स्थलाकृतियां कहलाती हैं। अब कुछ भी परिभाषित कर सकती हो, यह है आपको समझने की दृष्टि से परिभाषा। यानी स्थल मंडल के वे खंड जो भिन्न भिन्न उच्चावचीय दशाओं को प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, स्थलाकृतियां कहते हैं। उनको हम आगे समझते हैं दोस्तों, आपको पूरा समझ में आएगा। तो उसके अंतर्गत हम कितने प्रकार की प्रक्रिया को देखते हैं, ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे दोस्तों, हमारे फर्स्ट लेक्चर से इसको आपको लिंक करना है। उसमें हमने ये बहिर्जात बलों के कारण जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी। तो हमारी तीन मुख्य प्रोसेस हैं इसमें, अपक्षय है, अपर्दन है और निक्षेपण है दोस्तों। अब अगर आप ऑप्शनल के विद्यार्थी हैं दोस्तों, यूपीएससी या पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपकी और ज्योग्राफी है आप में, तो इन तीनों प्रक्रिया को हम देखते हैं। डेनिड्यूएशन या अनाच्छादन, इसका क्या नाम दे दिया दोस्तों, अनाच्छादन, इसी को कहते हैं हम डेन्यूडेशन। तो इसको हम वहां पर काफी डेप्थ में पढ़ते हैं, वहां पर स्टॉलर की संकल्पना पढ़ते हैं, अर्धायु की स्टॉलर की अर्धायु की संकल्पना पढ़ते हैं, डेविस की संकल्पना पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम वहां पर क्या देखते हैं ऑप्शनल की दृष्टि से दोस्तों, ज्योग्राफर विशेष अवधारणा को देखते हैं। लेकिन यहाँ का हमारा मुख्य पर्पज क्या है दोस्तों, जनरल स्टडी। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं है पढ़ा है तो आपको ये समझ में नहीं आए, सारी चीजें समझ में आएंगी दोस्तों। और इसके साथ ही मैं दूसरी चीज बता दूं कि ऑप्शनल के विद्यार्थी और क्या पढ़ते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। उसमें भी काफी अवधारणाएं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ सामान्य दृष्टि से अगर बताएं हम तो अपक्षय क्या होता है। अगर हम अपक्षय को परिभाषित करना चाहें दोस्तों तो हम अपक्षय को परिभाषित करेंगे कि स्थल मंडल पर वे खंड
या चट्टान जो अपने स्थान पर ही अपखंडित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं या टूट जाती हैं, तो ये क्या कहलाती है? हमारी अपक्षय कहलाती हैं। ये कैसी प्रक्रिया होती है दोस्तों? इन सीटू प्रक्रिया होती है, यानी स्वस्थानीय। आपने इन सीटू एक्स सीटू उसमें भी पढ़ा होगा, जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो जब जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो इन सीटू है, और हम जैसे कि कोई पार्क बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? एक्स सीटू कहलाती है। तो ये क्या है? कोई भी चट्टान हो उसका अपने स्थान पर ही विभंगित अपखंडित होकर वो टूट जाना क्या कहलाती है दोस्तों? अपक्षय कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं आप? वेदरिंग भी बोल सकते हैं। अब हमारी दूसरी है, इसके हम कारणों पे और इससे निर्मित स्थलाकृतियों पे हम आगे जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इन तीनों की, पहले परिभाषित करते हैं हम तीनों को। अपर्दन और निक्षेपण क्या है दोस्तों? एक स्थान से किसी चट्टान या चट्टान चूर्ण का टूटकर वहां से प्रवाहित होना क्या कहलाता है दोस्तों? इरोजन है। यानी कोई चट्टान है या कोई सरफेस एरिया है, वहां से क्या करेंगे? वो चट्टान छूट जाती है और वहां से प्रवाहित हो जाती है, उसको कहते हैं दोस्तों अपर्दन। अपर्दन से जो प्रवाहित चट्टान है या चट्टान चूड़ है, उसका कहीं पर जाना, कहीं पर जाके जमा हो जाना, उसी को कहते हैं दोस्तों हम निक्षेपण। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कोई चट्टान है, वो टूटी, वेदरिंग की प्रक्रिया के द्वारा, अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा टूट के वो आगे की तरफ गई, प्रवाहित हो गई, और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं पर जमा हो गई। जैसे कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये चट्टान है, चट्टान में से क्या होगी? सबसे पहले वेदरिंग की प्रोसेस होगी। वेदरिंग की प्रोसेस के द्वारा क्या होगा कि इरोजन के द्वारा वो कहीं कहीं दूसरी स्थान पर पहुंच जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोस्ट डिपोजिट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ भी चलती हैं दोस्तों, और अलग अलग भी चलती हैं कि वेदरिंग की प्रक्रिया हुई पहले, लेकिन अगर अपर्दन और निक्षेपण हो रहा है तो अपर्दन निक्षेपण में कोई पदार्थ अपव्यय जरूर होगा, और उसके कारणों की हम चर्चा करेंगे, जो कि हम दोस्तों आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या समझते हैं? पूरी तरह से हम अपक्षय को जानेंगे कि अपक्षय होता क्या है। तो सबसे पहले हम अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करते हैं दोस्तों, कि अपक्षय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेदरिंग। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, जलवायु है, तापमान है, चट्टानों का स्वभाव है, ढाल है या उच्चावच है, आपका समय है, और आपके जैविक फैक्टर है, जिसमें आप पादप और जंतु दोनों को ही ले सकते हैं दोस्तों। अब हम जलवायु के अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है? ये क्या एक दीर्घकालिक प्रोसेस होता है, जिसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि के दीर्घकालिक दशाएं या मौसमी दशाएं प्राप्त होती हैं। वो क्या कहलाती है दोस्तों? जलवायु कहलाती है। अब यहाँ पर मैंने तापमान को एक तरह से अलग से लिख दिया है, क्योंकि दोस्तों तापमान क्या है? तापमान एक ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है। हाँ, आप इसमें भी सम्मिलित कर सकते हैं और इसको अलग से भी आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी को समझने की दृष्टि से दोस्तों मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ कि हमने दो क्षेत्रों में बांटा। यानी जैसा कि आप जब भी जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ये क्या क्षेत्र होता है? 0 से 23 डिग्री तक होता है उष्णकटिबंधीय दोनों तरफ, और 30 से जब 60 तक जाते हैं तो ये होता है शीतकटिबंध दोनों तरफ। तो हमने अगर जलवायु के अकॉर्डिंग बात करें तो जलवायु हमने कैसे विभाजित की है? इसमें कटिबंधों के अनुसार, यानी ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ये क्या हो गया दोस्तों? उष्णकटिबंध। और ये क्या हो गया? शीतकटिबंध, जो कि दोनों तरफ है। ठीक है दोस्तों। अब उष्णकटिबंध की अगर हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंध में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले उष्णकटिबंध में हम मरुभूमि की बात करते हैं। मरुभूमि जिसमें कि क्या होता है? आपकी वनस्पति की कमी पाई जाती है। तो मरुभूमि के अंतर्गत हम दो फैक्टर को यहाँ पर देखेंगे, एक तो तापमान है, एक आर्द्रता है। ये किस प्रकार से अपक्षय प्रक्रिया करते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मरुभूमि में हम ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों को जानेंगे। उसमें क्या होता है? ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों में तापमान के कारण
उनका प्रसार और संकुचन होता रहता है। जब प्रसार होता है दोस्तों उसका, तो प्रसार के कारण उसमें क्या होता है कि उसकी जो परत है, जिस प्रकार से अगर आपने कभी जैसे प्याज देखी होगी दोस्तों, ओनियन है ये, ओनियन में क्या होता है, इसकी ऐसे फर्स्ट जो लेयर है वो निकल जाती है ऐसे, इसी प्रकार से इसमें से ये लेयर निकल जाती है। अब इसमें से दूसरी लेयर आती है, उसके बाद तीसरी लेयर आती है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया तापमान के कारण चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम कहते हैं अपसल्कन, एक्सफोलिएटेशन या अपर्दन या अपपत्रण, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसको 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, इसको उसमें चित्र के द्वारा दिखाया भी गया है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल की बात करें कि इस प्रकार का अपसल्कन, एक्सफोलिएशन कहां पर होता है, तो इसके एग्जांपल के रूप में हम जानते हैं ग्लास रॉक, नॉर्थ कैरोलिना में ग्लास रॉक चट्टान है, उनमें इस प्रकार का एक्सफोलिएशन काफी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अभी हम इसके साथ ही बात करते हैं दोस्तों, जैसे आर्द्रता की बात करते हैं, तो आर्द्रता की बात जब करते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया है आर्द्रता के कारण क्या होता है कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन है, यानी खंड विखंडन है। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये हमारे कोई चट्टान है, ये चट्टान है। इस चट्टान में क्या होता है दोस्तों, कहीं पर जैसे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में क्या होता है, ग्रीष्मकालीन जो रात्रि होती है उसमें आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी छोटी छोटी बूंदें इसके अंतर्गत चली जाती हैं। अब क्या करती हैं ये बूंदें, ये यहाँ पर जमना शुरू कर देती हैं, यानी चट्टान के अंदर जम जाती हैं। जम जाने के कारण क्या है, इनका प्रसार होता है। प्रसार होने के कारण इन चट्टानों में क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, ये चट्टान टूट जाती है। ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है आपकी खंड विखंडन या ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्या कहलाती है दोस्तों, खंड विखंडन या ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं, जैसे ये हमारी हुई जैसे आर्द्रता, मुख्य बिंदु ले सकते हैं। आर्द्रता के अंतर्गत हमने तापमान को विशेष रूप से देखा और उसके अंतर्गत आर्द्रता को देखा। अब जलवायु क्या है, जलवायु चट्टानों के स्वभाव को भी प्रभावित करती है। तो जलवायु का जो रोल है वो केवल ना जैसे उष्णकटिबंधीय इनमें ही नहीं होता है, बल्कि सभी क्षेत्रों में जलवायु का रोल होता है। अभी जैसे अब चट्टान के स्वभाव के आधार पर हम देखते हैं, तो हमारी चट्टानें, जैसे कि चट्टान तंत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा था दोस्तों, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं, हमारी आग्नेय होती हैं, अवसादी होती हैं और कायांतरित होती हैं। ये चट्टानों के यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं, इन प्रकारों के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हमने यहाँ क्या पढ़ा है, उष्णकटिबंधीय तो पढ़ा है, लेकिन उसके साथ ही हमने अभी शीत कटिबंध के बारे में नहीं जाना। तो उष्णकटिबंध के बारे में जाना दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है, आपका भौतिक अपक्षय काफी मात्रा में हो रहा है। अगर हम बात करते हैं शीत कटिबंध की, तो शीत कटिबंध में सर्वाधिक रासायनिक अपक्षय होगा। इसमें यानी दो प्रकार के अपक्षय और मुख्य हैं, भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। वो उसकी जलवायु, चट्टान के स्वभाव आदि के आधार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का अपक्षय होगा दोस्तों। तो यहाँ उष्णकटिबंध में हमने क्या देखा, भौतिक अपक्षय की बात की, ये भौतिक अपक्षय दोस्तों। उसी प्रकार से जब हम शीत कटिबंध की बात करेंगे तो उसमें क्या जानेंगे, यानी टेम्परेट रीजन की बात करेंगे, टेम्परेट जोन की बात करेंगे, तो उसमें जानेंगे हम केमिकल यानी रासायनिक अपक्षय काफी मात्रा में होगा दोस्तों। अब हम दोबारा से आते हैं चट्टानों के स्वभाव के आधार पर। तो हमारी चट्टानें कितनी प्रकार की बताई दोस्तों, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, यानी इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो इग्निशियस जो रॉक होती हैं दोस्तों, उनका अपक्षय काफी कम होता है या बहुत धीरे धीरे होता है। और हम बात करते हैं जैसे आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने बात की थी, तो आग्नेय चट्टानों में कैसी लावा चट्टान, जैसे बेसाल्टिक चट्टान है, ग्रेनाइटिक चट्टान है, ये भी क्या है, किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं दोस्तों।
अब हम बात करते हैं अवसादी प्रकार की चट्टानें। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अवसादी प्रकार की चट्टानों में क्या होता है, जैसे हम इसमें देखते हैं दोस्तों, क्लास्टिक रॉक चट्टानों को देखते हैं, क्लास्टिक रॉक को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो कणिका अपक्षय है, कणिका अपक्षय की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो ये हमारी चट्टान है, ये चट्टान है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। इन खनिजों की क्या विशेषता होती है, ये खनिज भिन्न भिन्न तापमान को ग्रहण कर सकते हैं। यानी ऊपर वाले खनिज की हो सकती है कि ताप को सहन करने की क्षमता कम हो सकता है नीचे वाले की ताप की सहन करने की क्षमता अधिक हो। तो इसी आधार पर दोस्तों क्या होते हैं, ये तापमान को सहन करने के आधार पर इनका विभाजन होता है। जो तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं उनका विखंडन हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन या कणिका अपक्षय बोलते हैं दोस्तों। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जैसे कि पोरस चट्टानें हमारी, जैसे चूना पत्थर है, खड़िया है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका रासायनिक अपक्षय काफी तेजी से होता है। रासायनिक अपक्षय की उसमें बात करें दोस्तों, तो उसमें होता क्या है कि जो सलंद्र चट्टान है उसमें जैसे आर्द्रता के कारण क्या हुआ दोस्तों, उसमें से जल अंदर चला गया, तो उसमें क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और वो विखंडित हो जाएगी वो चट्टान है। इसी प्रकार से हम चूना पत्थर, कड़िया, जिप्सम आदि को हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अब हमारी जो तीसरी प्रकार की चट्टान है वो है दोस्तों कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक चट्टानें। ये सामान्यतः है अपक्षय के प्रति कैसी होती हैं दोस्तों, प्रतिरोधी होती हैं। यानी अपक्षय की प्रक्रिया इनमें नगण्य होती है, उसका प्रतिरोध करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने चट्टान के आधार पर देख लिया दोस्तों, जलवायु तापमान के आधार पर देख लिया। अब हम ढाल या उच्चावच के आधार पर देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिनका तीव्र ढाल होता है उनका अपक्षय तेजी से होता है, और जिनका मंद ढाल होता है दोस्तों, जैसे इस प्रकार की चट्टान अगर पाई जाती है जैसे, तो इसका क्या है, ढाल बहुत तीव्र है, तो इसका अपक्षय किस प्रकार से होगा, काफी तीव्रता के साथ होगा। जबकि अगर किसी इसी प्रकार की चट्टान है दोस्तों, तो इसका अपक्षय काफी मंद प्रकृति का होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ढाल या उच्चावच की प्रकृति के आधार पर। अब हमारा समय है, समय किस प्रकार से प्रभावित करता है। हो सकता है दोस्तों कि कोई भी चट्टान ऐसा नहीं है कि 1-2 वर्ष में कोई विखंडित हो जाए या टूट के समाप्त हो जाए। इनमें काफी बहुत लंबा समय लग जाता है, हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं इस प्रकार की प्रक्रिया को हो जाने में। तो समय क्या है, समय भी एक मेजर फैक्टर है अपक्षय को प्रभावित करने में। अब हम बात करते हैं दोस्तों जैविक कारकों की। तो जैविक कारकों में हम सम्मिलित करते हैं जैसा कि पादप और जंतुओं को। तो पादप के अंतर्गत की पादप जो प्रक्रिया करते हैं वो क्या करते हैं, काफी मात्रा में अपक्षय को सहायक भी होते हैं, यानी अपक्षय की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, और काफी समय क्या करते हैं दोस्तों, अपक्षय की प्रक्रिया को रोक देते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी आपकी एक पादप है, पादप के क्या देखेंगे दोस्तों कि उसकी जड़ें होती हैं। जड़ें क्या करती हैं कि जड़ें चट्टानों के अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं, तो उन चट्टानों को क्या है, तोड़ देती हैं। कभी कभी क्या करती हैं दोस्तों, जैसे सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक को वो क्या कर देती है, अपने जैसे अपनी ओर आकर्षित करके रखती हैं। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण उनका अपक्षय नहीं हो पाता है, या उसको जकड़ के रखती हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो उनके अंतर्गत हमने क्या है, पादप दोनों प्रक्रियाएं करते हैं, अपक्षय भी करते हैं और अपक्षय को रोकते भी हैं। जबकि अगर आप जंतुओं की बात करें, जंतु सामान्यतः अपक्षय प्रक्रिया में हमेशा सहायक होते हैं, ये अपक्षय प्रक्रिया को रोकते नहीं है दोस्तों, क्या करते हैं, ये अपक्षय प्रक्रिया को करते हैं। इस प्रकार से हमने क्या जाना कि अपक्षय क्या होता है, अपक्षय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या है, इनकी परिभाषा को देखा। अब इनके आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां या उनके कारण
कौन कौन से कारक हैं जो अपचय और अपर्दन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों हम उसमें देखेंगे, जल देखेंगे, जल में हम दोनों ही देखेंगे, सतही जल, भूमिगत जल, और इसके अलावा हम देखेंगे समुद्रों में सागर तरंग भी जल के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे दोस्तों, अपर्दन के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां और निक्षेपण के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां। उसी प्रकार से ये सारी प्रक्रियाएं जैसे अपर्दन और निक्षेपण दोनों के कारण ही स्थलाकृतियां बनती हैं, उनको हम क्या है इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। अब आगे पवन के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां, पवन में क्या है दोनों ही चीजें आएंगी, अपर्दन और निक्षेपण। उसी प्रकार से हिमानी के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां, इनको हम क्या है कि और आगे ढंग से डेप्थ में जानेंगे। कि अगर हम इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि लैंडफॉर्म भी हम ओवरऑल 3 या 4 लेक्चर अपने बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। उसके अंतर्गत अब अपर्दन को क्या है, अपर्दन के अंतर्गत जैसे कि हम जल पढ़ेंगे और जब सतही जल पढ़ेंगे, सतही जल में क्या होता है दोस्तों, नदियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। नदियों के अंतर्गत हम कंप्लीटली जैसे कि अपवाद तंत्र है, उस अपवाद तंत्र को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, जो कि हमने थोड़ा सा किस में देखा था दोस्तों, जब हम मैपिंग कर रहे थे। मैपिंग के अंतर्गत हम नदियां पढ़ी थी और जब भारत की नदियां पढ़ी थी भारत की मैपिंग के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर क्या है हम डिटेल में समझ लेंगे, जिससे हमें क्या आगे जरूरत नहीं होगी कि कहाँ पर कैसी है। तो इसमें हम रिवर सिस्टम को कंप्लीट जानेंगे, उसी के अंतर्गत हम रिवर पैटर्न को जानेंगे, जैसा कि हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा इस प्रकार से हो जाएगा कि जिसमें क्या है सतही जल ही कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद हम भूमिगत जल और सागर तरंग करेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर हमारा बचेगा उसमें हिमानी और पवन को सम्मिलित करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि पता है इससे संबंधित आपकी जो भी पीडीएफ है हमारे द्वारा हमारे वेब गुरुकुल टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे आपको उपलब्ध करा दी जाती है दोस्तों। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।